नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और वक्त है अदिति की अदालत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर 2 दिन में वो तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक का दौरा करने जा रहे हैं। ये देखते हुए कि अगले साल आम चुनाव और 2024 के चुनावों की तैयारियों से जोड़कर प्रधानमंत्री के इस विजिट को देखा जा रहा है और सभी पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि बीजेपी दक्षिण यानी साउथ को साधने की कोशिश कर रही है। ये वो रीजन, वो इलाका जहां आपको याद होगा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। राहुल गांधी ये भी ना भूलें कि केरल के वायनाड से सांसद रहे और भारत जोड़ो यात्रा तमाम राज्यों से होती हुई आगे बढ़ी थी। 2024 की अग्नि परीक्षा से पहले यह भी याद रखना जरूरी कि कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव मई में कर्नाटक में है, दिसंबर में साल के अंत में तेलंगाना में चुनाव हैं और प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण भारत के दौरे से बीजेपी इन चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन करना चाहती है ताकि जब वो जनता के बीच जाए तो इन असेंबली इलेक्शंस का फायदा लोकसभा चुनाव में भी उठा सके। तेलंगाना पहुंचे पीएम मोदी ने कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी और सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच वंदे भारत ट्रेन को भी रवाना किया। पीएम ने तेलंगाना के सीएम केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग विकास कार्यों से बौखलाए हुए हैं। इन्हें देश समाज से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना है। बहुत दुख होता है, दर्द होता है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा न आने दे। दक्षिण भारत में अपनी यात्रा से समर्थन जुटा रही कांग्रेस पर भी पीएम ने जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके 3 मतलबी सच थे। पहला, इनके ही परिवार की जय जयकार हो। दूसरा, करप्शन का पैसा इनके पास आता रहे। और तीसरा, जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते थे वो पैसे इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर बांटने में काम आ जाए। ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक
खास मेहमान हैं मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर तारिक अनवर साहब हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल तारिक अनवर साहब आपसे है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी को आपने कहते हुए सुना, सीधे तौर पर वो निशाना कांग्रेस पार्टी पर साध रहे थे, ऑपोजिशन पर उन्होंने निशाना साधा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी पर सबसे जोरदार हमला उनका माना जाए, जो कि उनके द्वारा पहले भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी एक कुनबे को बचाने की कोशिश में लगी रहती है और एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करती है, उस पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार को लेकर भी कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस और उसके साथ साथ गांधी नेहरू परिवार का फोबिया है और इसलिए जब भी वो अपना भाषण शुरू करते हैं तो नेहरू गांधी परिवार से करते हैं और अंत भी उसी से करते हैं। वो अपनी उपलब्धि कुछ नहीं बताते हैं कि हमने 9 साल में देश से बेरोज़गारी ख़त्म कर दी, भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया, गरीबी दूर कर दी, किसानों का आमदनी दुगनी कर दी, शिक्षा में बहुत परिवर्तन आ गया, स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी हो गई। अगर ये सब अपनी उपलब्धि बताते वो तो शायद मैं समझता हूँ कि जनता उसको अप्रिशिएट करती, लेकिन अपनी उपलब्धि कुछ बताने के लिए है नहीं, तो ले दे के कांग्रेस के ऊपर उनका हमला होता है। कांग्रेस 9 साल से सत्ता में नहीं है, तो 9 साल से वो सत्ता में है, तो अपने 9 साल की उपलब्धि बताते तो बेहतर था। लेकिन और जहाँ तक कुंबे का सवाल है, गांधी नेहरू परिवार कुंबा नहीं है। गांधी नेहरू परिवार का इतिहास प्रधानमंत्री को भी जानना चाहिए और देश को मालूम है कि ये वो परिवार है जो अंग्रेज़ों से लड़ा, जिसने इस देश की आज़ादी में कुर्बानी दी और बाद में देश को बनाने में की कुर्बानी दी। देश की एकता और अखंडता के लिए उस परिवार के 2 सदस्य अपनी जो जान की आहुति दी। तो ये सब अगर उनको याद रहता तो शायद वो कांग्रेस को अकोसना बंद कर देते। ठीक है, इस पे मैं जवाब लेना चाहती हूँ। अकोसने से अगर वो समझते हैं, अकोसने से अगर मेरा बाइट ले लीजिए, फिर उनसे लेती रहिएगा बाद में। नहीं सब बहस है, तो आपका व्यू पॉइंट ले लेती हूँ, फिर जवाब ले लेती हूँ उनसे, फिर मैं वापस आपको मंच हम बहस नहीं करते हैं, हम बहस के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ बहस के लिए नहीं आए हैं। साफ बताना चाहते हैं आपको, हमारा बाइट लीजिए, उनसे बाइट लीजिए। ठीक है सर, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो ले लीजिए उनसे। आपने एक सवाल उठाया है, उसका जवाब ले लीजिए, मैं वापस आपको मंच दे रही हूं। हमको जरूरत नहीं है जवाब लेने की, आप जवाब आप लेती रहिए। हमको जो बोलना था हमने बोल दिया और इतना ही हम कहेंगे कि ये जो इस तरह का जो बात आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी है क्या? आज डिफेक्टर्स का समूह है। तमाम लोगों, तमाम पार्टियों से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और जो भ्रष्ट लोग रहे हैं, जिनके बारे में खुद प्रधानमंत्री और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा कहा कि ये भ्रष्ट है। येदियुरप्पा बहुत ईमानदार है, दूध के धुले हुए हैं, और जितने भी लोग जो भ्रष्ट हैं दूसरी पार्टी में, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं वहाँ धुल जाते हैं। ठीक है, वहाँ उनकी सफाई हो जाती है, वो फिर ईमानदार बन जाते हैं। तो ऐसी जो राजनीति उनकी चल रही है, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। तो आप कह रहे हैं ऐसी राजनीति दोबारा नहीं चलेगी, लेकिन क्या आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में ये प्रधानमंत्री की जो विजिट्स हैं उन्हें देखते हैं साउथ में खास तौर पर? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी पूरी ऑल इंडिया पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ तक सभी जगह कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी है। और भाई, हम अगर किसी से डर है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को, वो कांग्रेस से है। इसीलिए हर समय वो कांग्रेस की बुराई करते हैं। कांग्रेस तो 9 साल से सत्ता से बाहर है, अब उसकी क्यों बुराई कर रहे हैं? आज देश के लोगों ने आपको सत्ता सौंपी है तो सिर्फ बुराई करने के लिए सौंपी है कि कुछ काम करने के लिए भी सोचा है? ठीक है, मुकेश त्यागी जी जवाब दीजिए। इन्होंने 3 पॉइंट यहां पर उठाए हैं। पहला, इन्होंने ये कहा कि कुनबे से बढ़कर है, प्रधानमंत्री को गांधी नेहरू फोबिया है, इसलिए प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं। तारिक अनवर साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं बहुत पसंद करता हूँ और जो कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस के प्रति समर्पण है और वो कह रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद जमीनी हकीकत से। मुकेश त्यागी जी, आपके ऑडियो में टेक्निकल खामी है सर।
मैं क्लियरली खुद नहीं सुन पा रही हूं आपको, और दर्शकों तक भी आपकी आवाज़ क्लैरिटी के साथ पहुंचे, यही कोशिश हम यहां पर करेंगे। ये जो टेक्निकल ग्लिच है इसे फिक्स कराएंगे। लेकिन यहां पर तारिक अनवर साहब, अगले साल आम इलेक्शन से पहले और ये देखते हुए भी कि यूनाइटेड ऑपोजिशन की बात यहां पर की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पिच की अगर बात करें तो एक बार फिर से हमने देखा था 2014 के इलेक्शन से पहले भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द ही उन्होंने जो अपने भाषण थे वो बुने थे। उनके पास और कुछ कहने के लिए है ही नहीं ना। कांग्रेस की निंदा करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, एक परिवारवाद को। लेकिन उनको सिंधिया परिवार नज़र नहीं आता है, उनको राजनाथ जी का परिवार नज़र नहीं आता है, उनको अमित शाह जी का परिवार नज़र नहीं आता है, सिर्फ कांग्रेस का परिवार नज़र आता है। तो ये जो दोहरी नीति है या दोहरी मापदंड है, ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। लोग इस बात को धीरे धीरे समझ रहे हैं। नहीं, लेकिन वो आपकी पार्टी में हमेशा ये कहते आए हैं, आपकी पार्टी पर ये कहकर हमला बोलते आए हैं कि दूसरी पार्टियों में परिवारवाद है। वो बीजेपी में भी कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कहीं पर भी ये एंटाइटलमेंट नहीं है कि अगला पार्टी प्रेसिडेंट जो है उसी फैमिली से होगा। और अगर इलेक्शन एक बार के लिए किया भी जाता है तो उनका आरोप ये रहता है, प्रधानमंत्री का आरोप ये है कि रिमोट कंट्रोल तो फिर भी गांधी फैमिली के पास रहता है। उस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में किसका रिमोट कंट्रोल है? क्या ये दुनिया नहीं देख रही है? किसी को नज़र नहीं आ रहा है? ये एक व्यक्ति या 1.5 व्यक्ति मान लीजिए, उनका ही रिमोट कंट्रोल चल रहा है। मजाल है किसी की कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के खिलाफ कोई एक आवाज़ उठा दे, एक सवाल कर दे, एक प्रश्न कर दे, तो ये बात कहने के लिए ठीक है, लेकिन खुद अपने गरिमा में झांकने की जो है कोशिश उनको करनी चाहिए कि उनकी पार्टी में भी वन मैन शो चल रहा है और कब तक चलेगा पता नहीं। ठीक है, मुकेश त्यागी जी आप सुन रहे हैं, परिवारवाद पर वो कह रहे हैं आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है, भ्रष्टाचार पर को लेकर वो येदियुरप्पा का नाम गिनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि उन्हें नेहरू गांधी फोबिया है। आपका जवाब? देखिए, मैंने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था कि मैं तारिक अनवर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके कांग्रेसी होने के नाते उनका एक कर्तव्य बनता है कि उसको डिफेंड करें, पर इट इज कॉल्ड डिफेंडिंग इनडिफेंसिबल। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का माजी रहा है, क्योंकि इमरजेंसी के दौर में जब उन्होंने दिखाया था किस तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज को उन्होंने खत्म कर दिया था, पूरे हमारे बुनियादी हुकूकों को जो है निलंबित कर दिया था, तमाम लोगों को बंद कर दिया था बिना किसी वारंट के, बिना किसी के मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। इसके अलावा जो सैलाब और सुनामी आया था, करप्शन था, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, तो उस वक्त आप देख लीजिए 2G और तमाम टोल घोटाले, नहीं, लेकिन मुकेश त्यागी जी वो ये कह रहे हैं कि पिछले 9 साल से तो आपकी सरकार है ना, अब तो कांग्रेस की सरकार है नहीं, अब तो आपकी सरकार है, तो आप अपना विकास का काम गिनवाइए। उनका सवाल ये कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर क्यों लौट आए, ये कह रहे हैं वो। नहीं, वो इसलिए लौट आए क्योंकि देश को इन्होंने बहुत दिनों तक दुहा था और ये परिवारवाद की जो पॉलिटिक्स है उसका जो है पर्दाफाश हो चुका है। अब आप ये देख लीजिए कि AICC का इलेक्शन हुआ, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इलेक्शन लड़े और उनके खिलाफ लड़े शशि थरूर जी। पहले ही पता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जीतेंगे, तो कहाँ पर इनके आंतरिक डेमोक्रेसी बाहर से दिखाने के लिए है? रिमोट कंट्रोल दुनिया जानती है। बरुआ जी की किताब है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें साफ लिखा था कि रिमोट कंट्रोल बाय सोनिया जी। हर एक फाइल पहले सोनिया जी क्लियर होती थी, तब मनमोहन सिंह जी के पास आती थी। तो ये तो अब ये जो परिवार का जो वो है, एक प्रकार से इसको कहने एंटाइटलमेंट एडिक्शन, तो ये उससे निकलते नहीं है बाहर। ये हमेशा अपना वर्चस्व बना के रखना चाहते हैं और इस प्रकार से कांग्रेस में तमाम लोग जो हैं वो समझते हैं कि अगर गांधी परिवार हट गया तो शायद कांग्रेस समाप्ति हो जाएगी। तो उनकी भी एक प्रकार से जो क्या कहते हैं, ठीक है, इस पे आप जवाब ले लीजिए। ये यहाँ पर कह रहे हैं तारिक अनवर साहब कि कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि अगर गांधी फैमिली नहीं होगी तो देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। देखिए, बात सही है, हम तो इसको स्वीकार करते हैं, हम इसको छिपाते नहीं हैं कि गांधी नेहरू परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आज कांग्रेस पार्टी में उनका एक वजूद है और उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन
ज़रूरी है, हम तो इसको छिपाते नहीं है, इसको मानते हैं। लेकिन कम से कम हमने चुनाव तो कराया। खड़गे जी चुनाव से जीत कर आए, और आपके यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में कब कब चुनाव हुआ था किसी को याद नहीं है। किस स्तर पर चुनाव हुआ था कभी भी याद नहीं है। तो आप एक कमरे में बैठकर फैसला कर सकते हैं, और अगर दूसरी पार्टी में चुनाव होता है तो कहते हैं कि ये तो पहले से तय था, मैच फिक्सिंग था। आखिर ये शशि थरूर को 1000 वोट तो आया, हमारे 10,000 वोट में से 1000 वोट उनको मिला। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। आपके यहाँ तो वो भी नहीं है। दिखाने के लिए भी अगर आप चुनाव करा दीजिए तो बात समझ में आती है। ठीक है, मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं आपके तो दिखावे का भी लोकतंत्र नहीं है, आपके यहाँ कुछ एक लोग फैसला लेते हैं। देखिए, इनके यहाँ G23 जो डिस्कंट्रोल्ड एलिमेंट था, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। आप देख लीजिए, कपिल सिब्बल जी को छोड़ना पड़ गया कांग्रेस, जो इतने वरिष्ठ इनके वकील हैं। तो इनके यहाँ इतना ज्यादा कौतूहल बचा हुआ है, परंतु उनकी बंदिश ये कि कहाँ जाए। लेकिन अगर कांग्रेसियों के दिल से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि वो इस शिप को त्यागने के लिए तैयार तत्पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई उनके पास दूसरा कोई विकल्प ऐसा नहीं है जहाँ पर वो जा सकें और अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकें। तो कांग्रेस के अंदर आंतरिक प्रजातंत्र तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उपहास होगा। और जहाँ तक हमारे यहाँ है, हमारे परिवारवाद से लेकर के कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, उनका अपना एक वर्चस्व होता है, उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है। लगातार उन्होंने नीचे मतलब जमीनी स्तर से काम करके ऊंची रैंक्स पे गए हुए हैं। वहाँ सीधे पैराशूट ड्रॉप नहीं होता है। तो यहाँ पे पूरा संगठन का कार्यक्रम जो है निरंतर चलता रहता है, 24 घंटे चलता है और 365 दिन चलता है। और तमाम लोग जो हैं, जो जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो मैं समझता हूँ कि इतनी सिंपल और सरल जीवन लीड करते हैं और उनका समर्पण। चलिए ठीक है, यहाँ पर तारिक अनवर साहब ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में G23 क्यों दिखा, अगर पार्टी में सब कुछ ठीक था और गांधी फैमिली की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए हर कोई तैयार था। हाल ही में आपकी पार्टी से मिस्टर AK एंटनी के पुत्र अलग हो गए, किरण रेड्डी साहब अलग हो गए, आपकी पार्टी से नेताओं के जाने का सिलसिला साउथ में लगातार जारी है। इस पर ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये तो इनकी बात ही से विरोधाभास साफ झलकता है, कंट्राडिक्शन ये खुद कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता है, और दूसरी तरफ G23 ने बज़ाब्ते पत्र लिखा। उसके बाद सोनिया जी उस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष थी, उन्होंने सारे जो 23 के नेताओं को बुलाया, उनसे बातचीत की, और आज ये G23 नाम की कोई चीज़ नहीं है कांग्रेस में। तो ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है? हमारे यहाँ विरोध करने की एक लोग विरोध करते हैं। जहाँ तक कि आपने देखा कि जो भी लोग गए वो अपनी मर्जी से गए, उनका अपना कोई स्वार्थ होगा, छोड़कर गए। उनको लालच दी गई, उनको सत्ता की लालच दी गई, पैसे की लालच दी गई। तो आज आप सत्ता में हैं तो जो चाहे आप कर लें, लेकिन आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को चला सकती है, देश को एक रख सकती है, इसकी एकता अखंडता को बचा सकती है। तारिक अनवर साहब, जब आप ये कहते हैं कि जो लोग छोड़कर गए उन्हें लालच दिया गया, उन्हें सत्ता का लालच दिया गया, उन्हें पैसे का लालच दिया गया, क्या इसका कोई आधार है? आपके पास इसका कोई सबूत है? सिंधिया जो गए वो किस लिए गए? आज वो केंद्रीय मंत्री हैं कि नहीं हैं? आसाम के चीफ मिनिस्टर वो किस लिए गए? आज मुख्यमंत्री बन गए वो ना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दूसरी पार्टियों से लाकर उनको मंत्री का पद, पार्टी के अंदर पद दिया गया है। तो लालच नहीं तो और क्या है? लेकिन तारिक अनवर सवाल ये है कि अगर सिद्धांत की पार्टी होती, विचारधारा, अगर एक मिनट विचारधारा की अगर पार्टी होती तो कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है? हम कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। लेकिन जो भी लोग जाते हैं उनको, अभी जितने डिफेक्शन हुए, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, ऐसे कई राज्यों में हुआ, अरुणाचल में हुआ, ये सब में देखिए आपके फ़ौरन उनको महत्वपूर्ण पद से नवाजा गया, महत्वपूर्ण पद उनको दिया गया। तो लालच, लेकिन तारिक अनवर साहब, यही तो बीजेपी की दलील है ना। वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में मौके नहीं मिलते, हेमंत बिस्व शर्मा को नहीं मिला, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिला, बीजेपी में मौका मिला। हम उनकी हैसियत को जानते थे। अभी भारतीय जनता पार्टी
उनको सर पर बैठा रही है वो अलग बात है, लेकिन हम इन तमाम लोगों की हैसियत से वाकिफ़ थे। उनको क्या देना चाहिए और कितना देना चाहिए ये हम लोग अच्छी तरह समझते थे। और ये साबित भी हो गया जब ये पार्टी बदल दी है, तो इससे ये भी बात साबित हो गई कि ये विचारधारा के लिए कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, ये सिर्फ पावर के लिए थे, सत्ता हासिल करने के लिए थे। नहीं, लेकिन फिर आप गुलाम नबी आज़ाद साहब का जाना, कपिल सिब्बल का जाना, उसे क्या कहेंगे? कपिल सिब्बल साहब वो तो गए ज़रूर है, लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो उनका किताब आई है और जो उसमें उन्होंने जिक्र किया है, मुझे लगता है कि वो एक फ्रस्ट्रेशन है। जितना उनको कांग्रेस पार्टी ने दिया शायद कांग्रेस पार्टी में किसी को नहीं मिला होगा। हम और गुलाम नबी कंटेम्पोररी हैं, एक साथ हम लोग लोकसभा में आए थे 1980 में। मैं तब से उनको जानता हूँ, लेकिन उनको क्या मजबूरी उनकी रही हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितना सत्ता का भोग उन्होंने कांग्रेस में किया है, कोई ऐसा पद नहीं है प्रधानमंत्री को छोड़ के जो उस पद को उनको उस जिम्मेदारी नहीं दी गई हो। तो सर, उनका लंबा राजनीतिक करियर भी रहा और साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी के लिए उन्होंने काफ़ी काम भी किया। और अगर पद उन्हें मिले तो शायद वो उनके राजनीतिक करियर और साथ ही जो उन्होंने सफ़र तय किया और जो मेहनत की ग्राउंड पर, उसे देखते हुए मिले। हमारे साथ डॉक्टर बी पुल्ला राव भी हैं। पुल्ला राव जी, ये जो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार, परिवारवाद, स्टेट गवर्नमेंट्स को कटघरे में खड़ा करना, नेपोटिज्म की बात करना, प्राइम मिनिस्टर मोदी साउथ में क्या बीजेपी के लिए दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं? कर्नाटक में जाहिर तौर पर बीजेपी की मौजूदगी है। स्टेट इलेक्शन जो है, असेंबली इलेक्शन जो है, वो काफी क्रूशियल है। दोनों ही पार्टियां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्राइम मिनिस्टर मोदी का मिशन साउथ, आप कैसे देखते हैं इसे? एक बात है, याद रख दीजिए, हमारे दक्षिण में रीजनल पार्टीज डोमिनेट कर रहे हैं। तमिलनाडु में रीजनल पार्टी मुख्यमंत्री है, तेलंगाना में नेशनल पार्टीज बीजेपी कांग्रेस नहीं है, 3 रीजनल पार्टीज है। सो ये परिस्थिति ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी बताया, फैमिली रीजनल पार्टीज हमारे देश में आदत है, प्रिंसिपल है, एक फैमिली डोमिनेट करते। सो डीएमके होने दो, टीआरएस, टीडीपी, जगन पार्टी और ऐसा पार्टीज में एक आदमी डोमिनेट कर रहे। सो वो फैमिली, परिवार, ये डायनेस्टी, इसके ऊपर फोकस कर रहे। बीजेपी का ये 10-15 साल से एफर्ट कर रहे साउथ में प्रेजेंस के लिए। ये कर्नाटक में 1980 से बीजेपी है। रामकृष्ण हेगड़े कब मुख्यमंत्री हुआ? 1982, उस समय से बीजेपी है। सो ये तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, ये 4 राष्ट्र में 110 एमपीज है। अभी बीजेपी की ये 4 राष्ट्र में 4 एमपी है 110 में। सो एफर्ट्स कर रहे। केरला में 10% प्रेजेंस आ गया, तमिलनाडु में 5%, तेलंगाना में अच्छी चल रहे, 4 एमपीज है, आंध्रा में कोशिश कर रहे। इससे एक्स चीफ मिनिस्टर आया, दूसरा लोग आ रहे, एफर्ट हो रहे। मेरा व्यू ऐसा है, एक नया पार्टी आ जाएगा, 15 साल लगते हैं वो राष्ट्र में प्रेजेंस के लिए। उत्तर प्रदेश में एकदम बीजेपी नहीं आया, 1982 में फॉर्म हुआ बीजेपी। सर, आप सुन रहे हैं पी पुल्ला राव जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर उभर रही है साउथ में, जो कि फैमिली कंट्रोल्ड रीजनल पार्टीज के ऑप्शन के तौर पर आ रही है। देखिए, असली वजह कुछ और है। असली वजह यह है कि नॉर्थ में हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्ट है वो घटता जा रहा है। और अभी आपने आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा, जैसे आप बिहार को ले लीजिए, बिहार में ये नीतीश कुमार को लेकर चुनाव लड़ते थे। अब नीतीश कुमार अब महागठबंधन में आ गए हैं, तो वहाँ 40 में से 35 सीट इनको घटने वाली है। उसी तरह से यूपी में भी घटेंगे, ये मध्य प्रदेश में घटेंगे ये। तो ये जो हिंदी राज्यों में जो उनको नुकसान होने वाला है, ये चाहते हैं कि किसी तरह थोड़ा बहुत उसकी पूर्ति हम साउथ से कर लें। ठीक है सर। लेकिन हम साउथ में इनकी दाल गलने वाली नहीं है,
ये केरला में इन्होंने बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। आंध्रा में बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। आज इनके आंध्रा में 3 एमएलए इनके हैं। समय का अभाव और है, सिर्फ कर्नाटक में अभाव है। मुकेश त्यागी जी, मैं क्लोजिंग कमेंट आपका लूंगी, 20 सेकंड का वक्त है मेरे पास सिर्फ। वो कह रहे हैं नॉर्थ में आप नीचे जा रहे हैं, नॉर्दर्न इंडिया में, इसलिए आप सदर्न इंडिया जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या बल बढ़ने वाली है। पूरे नॉर्थ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मैं समझता हूँ राजस्थान में इस बार उनको पूर्ण रूप से विक्ट्री मिलेगी। और साउथ के अंदर तो हमारा वर्चस्व जिससे बढ़ता जा रहा है वो तो जग जाहिर है। तेलंगाना में हमने बाईपोल इलेक्शन जीते। कैलकाटा में देखिए ममता बनर्जी की स्थिति गंभीर हो गई, वहां पे कांग्रेस से सागर टिकी में। तो वहां मैं ये समझ रहा हूँ बीजेपी का जो यंग है तो घोड़ा पूरे देश में दौड़ रहा है। और ठीक है सर, समय का अभाव है, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। आप सभी मेहमानों का, तारिक अनवर साहब, मुकेश त्यागी और डॉक्टर पी पुल्लाराव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और अदिति की अदालत में फिलहाल इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरें जारी।